अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू और मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अच्छी खबर से। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनकी हमेशा से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ जो है बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रही हैं और वो ये चाहते थे और बार बार डिमांड भी की जा रही थी कि उन्हें वोट देने का हक़ मिलना चाहिए। और पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में ये बिल भी मंजूर हो गया। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि वज़ीर आज़म के जो इक़दामात जो इस वक्त किए जा रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, डिजिटल पोर्टल का इफ्तिताह किया गया है, जो एक बहुत अहम चीज़ है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको ये बताऊंगी कि जो जो चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो है वो पावर ऑफ अटर्नी दिया गया है इस हवाले से कि ऑनलाइन उसकी तस्दीक की जा सकती है। इससे पहले ये सहूलत उनके पास मौजूद नहीं थी। फिर पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट एक बहुत अहम इनिशिएटिव है और रोशन डिजिटल अकाउंट बहुत अहम इनिशिएटिव है। रोशन अपना घर, रोशन अपनी कार इनिशिएटिव भी बहुत अहम चीज़ें हैं। हम ये चाहेंगे कि एक जो वोट का हक़ दिया गया है वो बहुत अहम चीज़ है, उस पर बात करें और इस पोर्टल के बाद किस कदर फ़ायदा उठा पाएंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, इस हवाले से हम बात करेंगे। और इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस सारी डिस्कशन में, हम तजिया लेंगे। शहजाद रज़ा साहब इस वक्त मेरे साथ हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। कैसे हैं शहजाद? क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और इसके साथ बैरिस्टर अहमद पनसौता साहब जो है वाया ज़ूम हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तजिया भी हम प्रोग्राम में लेंगे और इस सारे डिस्कशन में हमारे साथ वो रहेंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका भी। शहजाद, अगर मैं आपसे आगाज़ कर लूँ, पोर्टल के हवाले से पहले बात कर लेते हैं कि उसमें कोई 5-6 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वज़ीर आज़म साहब बार बार ये बात कर रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं हमारी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है। $30 अरब या उससे भी शायद ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन हमारी इकॉनमी में है। तो उनकी जो डिमांड्स हैं उनको मद्देनज़र हमें रखना चाहिए। बिलाखिर ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जो अब होने जा रही हैं। एग्जैक्टली ये $30 अरब कोई मामूली रकम नहीं है। बिल्कुल। और अगर आप इसको थोड़ा सा इसकी डिवीजन करें तो तकरीबन $7 अरब के लगभग जो है वो सऊदी अरब से, 6 अरब मुत्तहिदा अरब इमारात से, तकरीबन 4 अरब यूके और 2.7 अरब जो है वो अमेरिका से। जो सऊदी अरब और यूएई में हमारे जो वर्क फोर्स है वो ज़्यादातर मेहनत कश लोग हैं, ब्लू कॉलर जॉब ज़्यादा वहाँ पे लोग करते हैं और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे रहते हैं। तो उनको ये मसाइल बड़े आते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि प्लॉट ले लिया, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये करते थे और उस पर भी कब्जा हो जाता था। तो इस फैसिलिटेशन का मकसद ये जो हमें समझ आता है कि जो उनकी कंप्लेंट्स के वो यहाँ वापस आएंगे, एक पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे। आप ये देखें कि इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत ही अहम शारा पे एक कमर्शियल टावर, एक अपार्टमेंट का बिल्डिंग एक बनी हुई है और वो पिछले कितने ही सालों से वो डिस्प्यूटेड है और उसमें मसला ये है उसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की है। अब ये वो लोग हैं कि जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो एक छोटा, और वो लोग भी इतने अरसे साल से ख्वार हो रहे हैं अदालती चक्कर में। सो मकसद ये है कि वो लोग यहाँ पर आए बगैर अगर अपने मसाइल हल कर सकते हैं सो ये बहुत ही अच्छी बात है। वो कंसंट्रेट करें अपनी मेहनत पे, अपने इनकम पे, अपनी फैमिली पे, और इन तमाम सारी चीज़ों का मकसद ये है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। ठीक है, मैं अहमद आपकी तरफ आऊँगी। ये बहुत अहम चीज़ें हैं जो इस वक्त वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं इन सारी चीज़ों में कि फ़ैसिलिटेट किया जाए हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। अब जैसे शहजाद ने भी कहा कि आप यहाँ पर प्रॉपर्टी बना लेते हैं लेकिन उस पर फिर कब्ज़ा हो जाता है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होती है कि कौन बार बार पाकिस्तान में आए, फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो रुक जाती है। ये सारी चीज़ें आप इसको कैसे देख रहे हैं? किस हद तक आपको लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में हम देखेंगे? अब हम $30 अरब की बात कर रहे हैं, हो सकता है इन इनिशिएटिव्स के साथ इसमें मज़ीद इजाफा हो जाए। देखिए जी, इस गवर्नमेंट का प्राइम एम्फोसिस था ओवरसीज पाकिस्तानी पर, और इलेक्शन के जो नारों में से एक नारा था वो भी ओवरसीज पाकिस्तानियों का नारा था। सो एज फार एज डिलीवरिंग फॉर द ओवरसीज पाकिस्तानी इज कंसर्न, वो इवेंचुअली गवर्नमेंट ने अपनी जो जॉइंट सेशन में एक पास हुआ है लॉ फॉर देयर ओवरसीज वोटिंग राइट्स, उस फॉर्म में किया है। उसके अलावा भी आजम साहब ने डिफरेंट औकात में गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे कवानीन पास किए, ऐसी पॉलिसीज लाए जिसका अभी शहजाद रजा साहब ने तस्करा भी किया जी। सबसे इंपॉर्टेंट जो ओवरसीज के लिए मसला है ना जी, हमारी चूंकि हाई कोर्ट्स भी इसमें बड़ी ज्यादा एक्टिव रही हुई है। हमारे हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद हसन साहब, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सफर मनीला साहब ने इस पर बड़ी मुतअद्दिद जजमेंट्स दी। हाई कोर्ट की जजमेंट सबका निचोड़ ये है कि ओवरसीज पाकिस्तान के ऊपर एतबार नहीं है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इन टर्म्स ऑफ लिविंग हियर, लेकिन एक साइजेबल पोर्शन ऑफ देयर इनकम जो है वो इन टर्म्स ऑफ फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजते हैं। सो आपने उनके लिए वो हालात कंड्यूसिव करने हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर रहकर और पाकिस्तान से बाहर रहकर भी दे फील सेफ। अभी एक बिल्डिंग की एग्जांपल
दी शहजाद रजा साहब ने, वो बिल्डिंग इस्लामाबाद के हार्ट ऑफ इस्लामाबाद में है और वहां पर उसको एडवर्टाइज किया गया एंड टू एन एक्सटेंट वो बिल्डिंग का लीगल इशू भी खत्म हो गया है, लेकिन वहां पर ओवरसीज पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट्स हैं, दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड बिकॉज इट इज आल्सो अनदर फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि पाकिस्तान में होती है। ओवरसीज के डिफरेंट फैसेट्स हैं जिनको कवर करना है, उसमें अगर मैं उनको लेट्स से प्रायोरिटाइज करूं तो सबसे नंबर 1 पर है उनके माल और जान की हिफाजत, जो कि पाकिस्तान की स्टेट की अवलीन जिम्मेदारी है और इस पर काम भी किया गया है। दूसरा, उनको फैसिलिटेट करना ऐसी सिचुएशंस में जहां पर लेट्स से डॉक्यूमेंटेशन करनी है, जहां पर पाकिस्तान के साथ कोई डीलिंग्स करनी है, उस सिचुएशन में वो भी गवर्नमेंट ने किया इन फॉर्म ऑफ, आपको जो भी आपने पावर ऑफ अटर्नी की बात की। तीसरी बात ये थी कि आपने उनको रिकग्निशन देनी है इन फॉर्म ऑफ वोटिंग, और अब आई थिंक इवेंचुअली ये बात इस हद तक जाएगी जहां पर जाके उनको राइट टू कंटेस्ट भी मिल जाएगा। अगर वो पाकिस्तान की शहरी हैं, जो कि इस वक्त ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन की जो इख्तरा है सुप्रीम कोर्ट की वो नहीं है, लेकिन इवेंचुअली हो सकता है उसके लिए भी कानून आ जाए। सो ओवरऑल 2 मिलियन प्लस वोटर है, उसको आपने लाना है पाकिस्तान के दायरे में, पाकिस्तान के सारे एम्फेसिस में। अहमद, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, आपकी तरफ वापस आती हूँ। शाहिद रजा रांझा साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है और आप चेयरमैन ओवरसीज फोरम है यूएस से इस वक्त हमारे साथ हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा एक दरीना मुतालबा था आप लोगों का, और आप लोग ये चाह रहे थे कि इन सारी चीज़ों को बेहतर किया जाए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से ये इक़दाम करने चाहिए, और वज़ीर आज़म साहब से बड़ी एक्सपेक्टेशंस भी थी। अब ये पोर्टल के हवाले से मैं पहले आपसे बात करना चाह रही हूँ कि इसके तहत जो इक़दाम किए जा रहे हैं उससे कितना एतमाद बहाल होगा हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहने वाले जो लोग हैं उनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत मशहूर हूँ कि आप लोग अभी ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल में दिलचस्पी लेना शुरू हो गए हैं, और इसके साथ ही वजीर आजम पाकिस्तान जो है इमरान खान साहब, उन्होंने जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों का साथ दिया और जिस तरह उनके लिए हक के रायदही के लिए आवाज उठाई, मैं समझता हूँ कि इस तरह इस दर्द को किसी ने इससे पहले महसूस नहीं किया। हम वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी तरफ तवज्जो दी। ये जो 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये इंशाअल्लाह ताला अपना हक के रायदही इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि मुल्क की सिमत जो है सियासी तौर पर वो दुरुस्त सिमत पे जाएगी। और इसके लिहाज से हमने जो ये कोशिश थी ओवरसीज वोटिंग राइट के लिए, ये आज से नहीं, ये तकरीबन हमने 20-22 साल पुरानी शुरू की थी, जो अल्लाह ताला के फजलो करम से इमरान खान के अलावा किसी और ने ये महसूस नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि इस ओवरसीज वोटिंग राइट के जरिए हम न सिर्फ मुल्क में तब्दीली लाएं, बल्कि इमरान खान ने जो ये ख्वाब देखा था नया पाकिस्तान बनाने का, वो इंशाअल्लाह ताला ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बनाना है, और ओवर पाकिस्तानी जो है इसमें अमली किरदार अदा करने के लिए आप तैयार हैं। तो जी कहिएगा। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वक्त ने जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों का साथ दिया, और अपोजिशन ने जिस तरह अपोजिशन के जिन अरकान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के इस बिल राइट में साथ नहीं दिया, हम उन्हें भी दोष नहीं देना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम बेल्ट के जरिए ये तब्दीली लाकर पाकिस्तान संवारेंगे। तो यकीनन ओवरसीज पाकिस्तानी इस वोटिंग राइट से जितने खुश हैं, इससे पहले वो कभी नहीं थे। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर आने वाली हुकूमत यही कहती है कि ओवरसीज पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन अमली तौर पर उन्हें सियासी अमल का हिस्सा बनाने से कुतराती थी, डरती थी। बल्कि मैं जो समझता हूँ कि दूसरी पार्टी जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, उनके लोग तो पहले ही ओवरसीज होते हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान में हुकूमत के लिए आते हैं, बाकी सारे हमारे साथ ही होते हैं, कभी लंदन, कभी न्यूयॉर्क, कभी जद्दा, मुख्तलिफ जगह पर। तो लेकिन उन्होंने अमली तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कोई इकदाम नहीं किए। जिस वक्त हम सियासी अमल का हिस्सा बन जाएंगे और सियासी अमल के जरिए हम भी कानून साजी में हिस्सा लेंगे और हमारे नुमाइंदे भी इंशाअल्लाह ताला असम्बलियों में पहुंचेंगे, तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि एक सेल्फ मेड लोग हैं, वो पाकिस्तान में आकर, बल्कि पाकिस्तान से बाहर रहकर भी जितनी मुल्क को मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल इसका अमली मुजाहरा करेंगे। और न सिर्फ पाकिस्तान बदलेगा बल्कि पाकिस्तान के लिए ये सूदमंद साबित होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद रजा रांझा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और सेंस ऑफ ओनरशिप की अगर बात की जाए शहजाद, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस सारी सिनेरियो में जो इस वक्त डेवलप हो रहा है, जो अच्छी खबरें आ रही हैं, जो इकदाम
इस वक्त उठाए जा रहे हैं, तो उसमें वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ओनरशिप महसूस होती है कि आप इस मुल्क से, आपका ताल्लुक है, वहाँ पर जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे आप वो भी महफूज है, उसकी भी सिक्योरिटी आपको मिल रही है, और उसके अलावा जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं आप उनको पैसे भेजते हैं, तो एक बड़ा अच्छा सा माहौल जो है वो इसमें बन जाता है। अभी अहमद साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हुकूमत ने इकदाम किए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल क्या हैं यहाँ पे, बल्कि मैं उनकी भी इनपुट चाहूँगा कि एक थोड़ा सा हमें एक फ़र्क ज़रूर सामने रखना चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी में और डुअल नेशनल में एक फ़र्क है। हाँ, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो है कि जो अपने जाएगा वहाँ पे, ज़रूरी नहीं है वहाँ की नेशनैलिटी ले, वहाँ रहेगा, काम करेगा, पढ़ेगा, वट। और एक वो शख्स है जो पाकिस्तानी है, ओवरसीज़ भी है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास एक नेशनैलिटी है किसी दूसरे मुल्क की। सो मेरा एक पॉइंट है, यकीनन उनका बिल्कुल राइट है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कि उनको बिल्कुल वोट देना चाहिए, और उनका ये एक हक है कि वो पाकिस्तान पर, उनका बहुत बड़ा एहसान है कि जो जितनी वो पाकिस्तान की हमारी इकोनॉमिक लाइफ लाइन है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। लेकिन पॉइंट इसके, अगर एक शख्स डुअल नेशनल है, यानी कि दोहरी शहरियत रखता है, और क्वीन से वफादारी का मिसाल के तौर पे जिन ममालिक में वहाँ पे कवानीन राइज हैं उससे हल्फ उठाता है, सो वो क्या वो मेंबर कौमी असम्बली सेनेट बन सकता है, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या वो किसी कमेटी का हेड बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है। फिर आप इंटरेस्ट भी देखें कि अगर एक तरफ आप मिसाल के तौर पे यूके या अमेरिका से स्टेट के साथ वफादारी का आपने एक हल्फ उठाया हुआ है, हाँ। और आप पाकिस्तान के भी शहरी हैं, एक अगर किसी कुलीदी ओहदे पर आप तैनात हो जाते हैं, और मिसाल के तौर पे स्टेट रिलेशंस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कोई ऐसा आता है, सो उस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस शख्स की लॉयल्टीज किसके साथ होंगी, तो ये फ़र्क बड़ा ज़रूरी है। ओवरसीज़ अपनी जगह पे, लेकिन एक ऐसा शख्स जो दोहरी शरीयत रखता है उसके बारे में ज़रूर ये क्वेश्चन उठ सकता है, एक लीगल ओपिनियन भी और एक क्वेश्चन भी आ सकता है, यकीन। ठीक है, ये हम बैरिस्टर साहब से जान लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें बता पाएंगे कि इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को कैसे दूर किया जा सकता है। देखिए जी, पहली तो बात ये है कि शहजाद रज़ा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो हमारी पाकिस्तान की इस वक्त लीगल पोजीशन है, जो नकवी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेशतर मुतअद्दिद अदर जजमेंट्स, जिन्होंने हमारे आइन को इस तरह इंटरप्रेट किया है कि ड्यूल नेशनल्स जो हैं वो कंटेस्ट नहीं कर सकते, वो इसी फाउंडेशन पर बेसिस है जो उन्होंने बात की है कि ऑफ कोर्स जब आप ओथ मुख्तलिफ मुल्क का लेते हैं, लेट से बरतानिया है, तो आप क्वीन से वफादारी का ओथ लेते हैं, तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन ड्यूल नेशनल्स पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों पर कंटेस्ट करते भी हैं, पाकिस्तान इज नॉट द ओनली प्लेस जो इनको कंसिडर करेगी। और ड्यूल नेशनल्स के लिए अगर एक लॉ बना दिया जाए तो उस केस में आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जिसमें लेट से आप अगर चाहते हैं कि टू स्टार्ट ऑफ विद इंटीरियर मिनिस्ट्रीज या कोई और मिनिस्ट्रीज पे उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओथ आती है, बट जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओथ नहीं आती वहां पर आप उनको बिल्कुल यू कैन अलाउ देम, और थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये किया जा सकता है। अब आती है डिस्टिंक्शन पर ओवरसीज में और जो लोग ड्यूल नेशनल्स हैं। देखिए, पाकिस्तान से मेजॉरिटी जो बाहर लोग जिन्होंने इमरान खान साहब को प्रमोट भी किया, इमरान खान साहब को सपोर्ट भी किया और अब वोट भी करेंगे, वो लोग हैं जो कि ड्यूल नेशनल्स हैं। अगर आप इमरान खान साहब की सारे लोग देखें जो उनके साथ आए हैं, जो गवर्नमेंट में उन्होंने आके अपनी नेशनैलिटी छोड़ी, अगर मैं आपके सामने नाम रखूं, हमारी गवर्नमेंट में से जो टॉप लोग परफॉर्मर्स हैं, they have all surrendered their dual nationality, which means कि उनका पाकिस्तान के लिए दर्द, पाकिस्तान के लिए काम करने का जज्बा बहुत ज्यादा है। इसी तरह जो पाकिस्तानी यहाँ से गए हुए हैं वो भी मैं इन दोनों में डिस्टिंक्शन इन टर्म्स ऑफ वोटिंग, इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी कोई क्रिएट शायद ना करूं, क्योंकि आइन ये कहता है और हमारे उसकी कानून की मंशा ये है कि दे कैन नॉट कंटेस्ट, ये भी इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता एरोड हो जाएगी और आप देखिएगा कि पीटीआई की गवर्नमेंट ही इसके ऊपर स्टेप लेगी। बिकॉज होगा ये कि आप इतने सारे लोगों को जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उससे बाहर रखते हैं। और मैं एक फाइनल कमेंट करना चाहूंगा कि जो आर्टिकल 218 सब क्लॉज 3 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है वो है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो कि अवाम की उमंगों पर पूरा उतरे। तो अगर अवाम का एक साइजेबल पोर्शन उसका हिस्सा ही ना हो तो वो आम की उमंगों को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। तो इट इज इंपॉर्टेंट, ऑल द मोर रीजन दैट दे शुड बी मेड पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। एग्जैक्टली। इस पे मैं एक चीज़ ऐड, नाहिद आपकी इजाज़त से, वो ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो जैसे अहमद साहब कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा हिस्सा 90 लाख के करीब है और उसमें बहुत सारे एलिजिबल वोटर्स हैं। सो पॉइंट जो अपोजिशन इस वक्त जो उनका एक एतराज़ है जो हमें समझ आता है वो ये है कि जैसे बिल्कुल सही अहमद साहब ने कहा कि मेजॉरिटी इमरान खान को सपोर्ट करती है, और अगर आप उसकी डिवीजन करें तो तकरीबन 9 से 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं ख़ुसूसन पंजाब में जहाँ पे बड़े क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शंस होते हैं और ये ज़्यादातर वोटर्स जो हैं ये उस इलेक्शन में पाए जाते हैं। और अगर
ये वोट डालते हैं मुकम्मल तौर पर, सही तौर पे, सो डेफिनेटली उनका जो इस वक्त हमें नजर आता है शिफ्ट पीटीआई की तरफ होगा और जिससे नहीं, ये दूसरी बड़ा एक अहम नुकसान हो पॉइंट है, ये सकता है। तो खौफ भी है ऑपोजिशन मैं भी एक चीज ऐड इसकी। करना चाहूंगा जी, यहाँ अच्छा, पे छोटी सी चीज ऐड करना मैं चाहूंगा। बैरिस्टर साहब वापस आती हूँ, सिर्फ- मुझे आपकी तरफ वापस आना है। अभी इरशाद अहमद चीमा साहब ने मुझे ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। वो भी पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन है। अस्सलाम वालेकुम इरशाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको इरशाद साहब कि बड़ा एक जो दरीना मुतालबा था आप लोगों का, वो बहुत सारी हुकूमतें आती जाती रहीं लेकिन वो मुतालबात पूरे नहीं हुए। वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत में मुतालबात पूरे हो गए हैं, इसकी आपको मुबारक। अब इसको कैसे देख रहे हैं? क्या इस वक्त एहसासात हैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बहन भाई हैं जो बैरून मुल्क रहते हैं, वो इस सारे प्रोसेस को कैसे देख रहे हैं? कितने खुश हैं इससे? जी सबसे पहले तो स्टार्ट विद कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों ने। जी देखें, ये एक बड़ा बुनियादी एक हमारी डिमांड थी, बड़ी देर से हम इसके लिए कोशिश कर रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये जो 90 लाख, मैं तो कहूँगा कि इससे भी प्लस है कि जो लेटेस्ट नंबर है, ज्यादा है इससे भी। तो ये लोग यानी समझने की बात है, इसकी डेफिनेशन ओवरसीज पाकिस्तानी हर बंदा अपने तौर पे करता है, लेकिन मैं उसको बड़ा आसान कर देता हूँ कि ये लोग आपके लोग हैं, महबूब वतन है, चाहे इन्होंने ड्यूल नेशनल हो गए हैं, यहाँ से गए हैं। मेरी उम्र उस वक्त 19 साल थी जब मैं एफसी कॉलेज से अमेरिका गया हूँ। तो मेरे कुछ मसाइल थे कोई यहाँ पे, यानी जिसके लिए मैं गया था, चाहे वो मुआशी हों, समाजी हों, जिस तरह के। तो मेरी रूट्स यहाँ गुजरांवाला में हैं, लाहौर से हैं। तो मैं, ये तो नहीं है कि मैं सारा बचपन भूल गया हूँ या मेरा कोई कनेक्शन नहीं रह गए। तो वो लोग समझते हैं कि ये कोई ओवरसीज पाकिस्तानी जो कोई एलियन टाइप लोग हैं, कि ये पता नहीं वहाँ पैराशूटर हैं या। भाई हम लोग यहाँ ही पैदा हुए, इन्हीं गलियों में महलों में रह के गए हैं। तो आप लोग ये जो मिसकंसेप्शन है ना, अब हमारे बहुत से यानी दोस्तों में और खासकर जो एलीट क्लास है, वो समझते हैं कि ये लोग हैं, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये आप में से हैं, मेहनत की है इन्होंने अपने कारोबार संभाले हैं, सेट किए हैं, और उसका इंसेंटिव जो है वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। इनकी एक जो ओवरसीज पाकिस्तानी। अच्छा इरशाद साहब, सर मुझे आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, बल्कि मुझे ये कहने दीजिए कि आप लोग शायद हमसे भी ज़्यादा अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और इतनी परेशान होते हैं जब कोई खुदा ना खासा सूरत हाल ख़राब हो जाए। सर मुझे ये बताइएगा बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से स्पेसिफिकली कि वो इसको कैसे देख रही है, किस हद तक इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट वहाँ से आती है। हमारी इकानमी में बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है, 30 अरब डॉलर से ज़ायद का बताया जा रहा है, और फ्यूचर में हम इसको किस तरह से देखें कि उसमें कितना इजाफा होगा? ये जी इस तरह है कि जो इन्वेस्टर है, जो बिजनेसमैन है, वो किसी मुल्क में भी वो पहले तो हालात देखता है कि वहाँ पे यानी रूल ऑफ लॉ किस तरह है, सिक्योरिटी इश्यूज क्या हैं, और आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टिव है कि नहीं। बिजनेसमैन ये देखता है, बिजनेस, क्योंकि प्रॉफिट तो बात की बात है, लेकिन है कि पहले वो सबसे पहले ये देखता है कि मुझे जो MOU साइन करने दुबई के लिए ना जाना पड़े, मैं इस्लामाबाद आके MOU साइन करूं, मैं लाहौर आके बैठूं, कराची जाऊं, क्वेटा जाऊं। तो ये सबसे पहली बात तो ये है। तो जब से PTA की गवर्नमेंट आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी बड़ी स्टेबिलिटी आई है, बड़ी लोगों में हौसला हुआ है, क्योंकि ये हमारा तो डेली बेसिस पे इंटरेक्शन रहती है, जो वफद आते हैं, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो डेफिनेटली एक कहते हैं कि फ्रेश एयर है। खासकर जो ओवरसीज पाकिस्तानी अगर मेरे से कोई पूछेगा कि मुझे पाकिस्तान ने क्या दिया, तो मैं कहूँगा कि मुझे अल्लाह का शुक्र है, मुझे पाकिस्तान ने इज्जत दी है, मेरी आइडेंटिटी पाकिस्तान है। मुझे अभी अल्लाह का शुक्र है कि मुझे वोटिंग राइट्स मिले हैं। चले उसकी जो भी आगे जाके होंगी, उसकी जो इलेक्शन कमीशन देखेगा कि उसको किस तरह उन्होंने हमें अकोमोडेट करना है। लेकिन है कि हमें एक वो जो हमारा ख्वाब था ना कि एक दिन आएगा जब हम, अब मैं पहले भी अर्ज करता रहा हूँ कि हमें पाकिस्तान से फोन कॉल आती थी जब इलेक्शन होते थे, तो लोग कहते थे अपने रिश्तेदारों को कहें जी हमें वोट डालें। अब अल्लाह का शुक्र है कि हम भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हमारी भी कोई स्टेक होगी, हमारी भी कोई अवानों में सुनने वाला होगा। तो ये डेफिनेटली इट्स ह्यूज सक्सेस। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और इमरान खान का जिसने ओवरसीज पाकिस्तानियों को हमेशा उसके दिल में जगह रही है। बिल्कुल ठीक है। मैं शहजाद आपकी तरफ आना
बताना चाहती हूँ मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी, अहमद लेकिन साहब टाइम बहुत कम है। अहमद साहब ने भी कुछ ऐड करना है तो उनको वो भी मुझे टाइम उनकी दीजिएगा, तरफ भी लेकिन जाना एक सिर्फ सवाल है मेरा। सर सवाल आपसे ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी नो डाउट हमसे भी ज़्यादा मुहिब वतन है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से इंटरेक्ट करने का, हमारी कोशिश, सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ अमेरिका, कनाडा, यूके या इतने अहम ममालिक में वहाँ पे अपना वो चीज़ उस सोसाइटी के अंदर जेलन उस तरह नहीं करते कि हम चाहते हैं कि वो वहाँ पे भी बड़े अच्छे अहदों पे जाएं, वहाँ की सियासत में रोल प्ले करें, लेकिन ज़्यादातर उनका इंटरेस्ट मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में होता है, यकीनन होना चाहिए, लेकिन शायद इस वजह से वो वहाँ पे जो एक रोल प्ले कर सकते हैं वो नहीं कर पाते। ये बड़ा हैवी सा क्वेश्चन कर दिया और मुझे लगता है कि हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। सर अगर वन लाइनर आप दे सके, फिर मुझे अहमद की तरफ जाना है। इरशाद साहब। जी जी जी, मैं बिल्कुल नहीं, मैं फुल आपसे, यानी डेफिनेटली आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं देखो, मैं कैंसस में रहता हूँ, यानी एक छोटी स्टेट है, मिडिल यानी क्लास की सोसाइटी है, उसमें देखें कि हमने कोशिश की अभी, यानी अपनी सिटी काउंसिल से, हमारा सिटी काउंसिल हमारा जो कि मुसलमान है लेकिन जो पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन इसी तरह आप देखें, दो हमारी स्टेट सेनेटर आ गई हैं, कांग्रेसमैन आ गई हैं न्यू जर्सी से। ठीक है। इसी तरह बेशुमार हैं, ये आप नहीं, इसमें कोई नई बात कि हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं, हम करते हैं, लेकिन सही है। एक हमें कहा जाता है जी आप वहाँ के एम्बेसडर हैं, लेकिन जब हम पाकिस्तान से रब्ता करते हैं तो हमें वो कोल्ड शोल्डर ये मिलते हैं, किसी को अगर बंदा को लेके आए तो ठीक है। हमें इरशाद साहब, किसी और वक्त में ज़रूर हम इस पे ज़रा डिटेल में बात करेंगे कि जो मसाइल आप लोगों के हैं, आप लोग वहाँ बैठ के क्या सोच रहे हैं, ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि उनको हाईलाइट किया जाए। अभी मुझे बैरिस्टर साहब की तरफ जाना है। अहमद, आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे थे, आप कमेंट कर लीजिएगा, फिर मुझे वाइंड अप करना है इस टॉपिक को। जी जी, मैं पहले तो दो बातें, एक सबसे पहले ये ऐड करना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान में इलेक्शंस का माहौल होता है और आप किसी भी हलके में जाके अगर एक पूरा सर्वे करें तो जितने टॉप इन्वेस्टर्स हैं हमारे सारे मेंबर नेशनल असेंबलीज के, वो ओवरसीज होते हैं। जी। वो सब लोग बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान में अपनी गाड़ियां, रिसोर्सेज, जीपे, हर चीज लेके बैठे होते हैं कि इन लोगों के इलेक्शंस लड़ सकें। दूसरा, वो लोग अपने रिश्तेदारों को मोबिलाइज कर रहे होते हैं, बिकॉज वो एफ्लुएंट होते हैं अपने रिश्तेदारों में, तो ऑफकोर्स उनकी रस थोड़ी सी से भी ज्यादा होती है। अब तीसरी बात में आना चाहता हूँ, जो बात कर रहे थे भी शहजाद साहब, कि इन लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन देखे इंग्लैंड में, अमेरिका में, ये दो तीन जो इंपॉर्टेंट ममालिक हैं, वहां पर पॉलिटिकली दे आर वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल। जिसका डोनाल्ड ट्रंप के जो वन ऑफ द लीडिंग एडवाइजर्स हैं वो पाकिस्तानी था, एक बंदा जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन का था। इसी तरह अगर आप इंग्लैंड में जाएं तो उधर तो उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक, अभी लॉर्ड वाजिद खान बिकेम अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उससे पहले लॉर्ड नजीर साहब थे और बेशतर मेंबर अफजल खान साहब थे, बहुत सारे थे। इन लोगों ने अपने एरियाज में भी नाम कमाया है, उसके बाद हमेशा वहां पर पाकिस्तान की बात की है, हालांकि उनको जरूरत नहीं है वहां जाके बिल्कुल पाकिस्तान की खत्म बात हो रहा है करने इस की। टॉपिक के लिए मेरे पास। जी, इस हवाले से नाज़रीन अब मज़ीद बात भी करते रहे। बहुत एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पर बार बार डिबेट करने की ज़रूरत है, और इस वक्त जो इकदाम किए जा रहे हैं, यकीनन ये वो इकदाम हैं जो साल साल से हो नहीं पाए थे, लेकिन अब फाइनली इनका आगाज़ हो गया है, तो यकीनन हम ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद बेहतरी भी आएगी। अभी मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो फिर हम कुछ टेक्सटाइल के हवाले से बात करेंगे कि वहाँ पे एक्सपोर्ट्स पे बहुत बेहतरी नज़र आ रही है, बहुत बेहतर तरीके से हमारा ये सेक्टर जो है वो परफॉर्म कर रहा है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। Brazil's President Bolsonaro is facing the biggest crisis of his time in office after the heads of the Army, Navy and Air Force all quit as the pandemic rages through
वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। एक और बहुत अहम टॉपिक और एक अच्छी खबर अगेन उसके बारे में हम बात करेंगे। आज आपने अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की एक ट्वीट भी देखी होगी जिसमें उन्होंने ये बताया कि रवा माली साल में इस साल में टेक्सटाइल जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इजाफा देखने में आया है। 6.04 अरब डॉलर तक हमारी ये जो एक्सपोर्ट्स हैं ये पहुंच गई हैं और अगर पिछले साल से इसका मवाजना किया जाए तो 25 से 27% तक इसमें हमें इजाफा देखने में आ रहा है। अगर आपको याद हो कि 12 नवंबर 2020 में मुख्तलिफ अखबारात में हेडलाइंस लगी थी और ब्लूमबर्ग ने भी एक रिपोर्ट दी थी कि हमारा जो मुल्क का टेक्सटाइल हब फैसलाबाद है वो एक्सपीरियंस कर रहा था बहुत ज़बरदस्त किस्म का फाइनेंशियल बूम। और इसकी वजह क्या थी कि हमारी जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत ज़बरदस्त रही। कोरोना के दौरान हमने देखा कि पूरी दुनिया में एक कोहराम मचा हुआ था लेकिन हमारे यहाँ टेक्सटाइल सेक्टर जो है बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा था। हमारी जो 50,000 पावर लूम्स बंद पड़ी थी वो भी फॉल हो गई और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 30,000 पावर लूम्स जो हैं वो मज़ीद उनको लगाया जाएगा। और ऑब्वियसली जब बाहर से इतनी डिमांड आ रही थी, हमें इतने ऑर्डर्स मिल रहे थे तो उसके लिए एक वर्क फोर्स भी हमें चाहिए होती है। उस वक्त जो लोग काम कर रहे थे उनसे काम मुकम्मल नहीं हो रहा था और बहुत सारे लोगों को इंगेज किया जा रहा था। एक जो गवर्नमेंट की तरफ से बात की जाती है कि लोगों को रोज़गार जो है वो मुहैया करना बहुत ज़रूरी है, उसमें भी हमने देखा कि उस हवाले से उस एंगल से भी इसको कवर किया गया। बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की ये चीज़ थी। शहजाद, आप इस पॉलिसीज़ को क्रेडिट देते हैं कि सारी चीज़ हमारी रहीं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि पिछले साल से हम आगाज़ कर लेते हैं ना। कोविड के दौरान जो सारी पॉलिसीज़ हमारी रहीं उसमें बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया हमारे टेक्सटाइल फैक्टर ने। और कौन सी चीज़ें आपको इसमें नज़र आती हैं यहाँ? एक तो सारे जितने एनालिस्ट थे, आलमी इदारे जो एस्टिमेट्स करते हैं, प्रोजेक्शंस करते हैं कि आपकी इस वक्त शरह की रफ्तार क्या रहेगी तरक्की की, वो सारे गलत साबित हुए। आपके बजट ने बता दिया, डिस्पाइट कोविड, डिस्पाइट इकोनॉमिक मेल्टडाउन, आपने जो है कि 1% से ज़्यादा आपकी तरक्की की रफ्तार नहीं होगी, GDP की ग्रोथ नहीं होगी, वो 3 से भी ऊपर चली गई। उसमें कुछ सेक्टर्स ने बहुत अहम रोल प्ले किया, जिसमें जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपका सेक्टर था LSM, उसने बहुत अच्छा आपका परफॉर्म किया। टेक्सटाइल सेक्टर ने किया। अब ये टेक्सटाइल सेक्टर ऐसा है कि एक तो लोकल कंजम्पशन के साथ साथ आपके लिए ये एक्सपोर्ट्स करता है और फॉरेन जो आपकी जो ज़र मुबादला है वो लेके आता है वापस, यानी कि पैसे बाहर से डॉलर आपके आते हैं। आपने सही कहा कि 6 अरब डॉलर पहले 4 महीनों में 4.75 गुज़श्ता साल इन्हीं महीनों के दौरान थे और इसके साथ तकरीबन 26% के करीब ये ग्रोथ है। ओवरऑल ग्रोथ आपकी इस वक्त जो पहले 4 महीनों में आपकी जो एक्सपोर्ट की है वो तकरीबन 25% के करीब आई है, यानी कि 25% ज़्यादा बेहतर आपने परफॉर्म किया। अब पॉइंट इस कि ये टेक्सटाइल कोविड के दिनों में बहुत से ऐसे ममालिक जहाँ पे काम नहीं हो पाया, हमने उस गैप को, उस वैक्यूम को फिल किया। अब कंटिन्यूटी की ज़रूरत है कि अब वो ऑब्वियसली वो बाउंस बैक करेंगे। वो मुल्क भी बांग्लादेश बहुत आगे है इस रीजन में, वो बाउंस बैक करेगा। चाइना दोबारा से जो है वो आगे आने की कोशिश करेगा कि हमने दूसरों का शेयर यकीनन लिया है, हमने कमी पूरी की है। सो इस कमी पूरी करने के साथ साथ अब क्या वो वजह होगी कि अगर दोबारा से दुनिया नॉर्मल की तरफ जाएगी तो हमारी ये जो एक्सपोर्ट्स हैं ये क्या उसी तरह बरकरार रहेंगी? उसके लिए आपको इंसेंटिव भी देने पड़ेंगे, कंपेटिटिव होना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी। सिर्फ एक मिसाल है कि आपके पास बिजली जो है वो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है इस वक्त, यानी कि आपकी कंजम्पशन कम है, बिजली ज़्यादा है। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, बड़ी सनतों का मुतालबा ये है कि हमें और ज़्यादा बेहतर हमारे रेट्स कर दिए जाएँ ताकि हम इस काबिल हों कि हमारा वहाँ से खर्चा बचे, हम ज़्यादा कंपेटिटिव जो है उसको अच्छी तरीके से कर सकें। सो पॉइंट इसकी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है कि हमने परफॉर्म तो किया लेकिन ये खाली इन 4 महीनों तक मुहित नहीं होना चाहिए। अगले 4 महीनों में इससे भी ज़्यादा, यानी कि मज़ीद हम जब गुफ्तगू कर रहे हो तो और ज़्यादा में महसूस हो कि ज़्यादा तरक्की हमारी। ठीक है अहमद, पिछले साल से अब तक का जो हम एक मवाजना कर रहे हैं उसमें हमें बहुत बेहतरी नज़र आ रही है, यानी तसलसल तो नज़र आ रहा है। शहजाद भी बार बार यही बात कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये तसलसल बरकरार रहना चाहिए। आगे जिन कंट्रीज़ की हमने जगह ली है, जहाँ ज़रूरत थी हमने उस अपॉर्चुनिटी को हमने इस्तेमाल किया है, तो अब आगे के जो हालात हैं उसके लिए किस किस्म की स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए? देखिए जी, कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन। हम ये फिगर्स जो हैं वी कैन वेरी इजीली अचीव देम एंड वी हैव अचीव्ड देम और बहुत सब्सटैंशियल राइज है 25% का। लेकिन अगर आप कंड्यूसिव पॉलिसीज, गवर्नमेंट उसी टाइप की पॉलिसीज इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो एक बिजनेसमैन की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में पाकिस्तान ने डेफिनेटली अपने आप को ऊपर लाया है, इन सब चीजों को देखें तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसीज हैं जो कि दिए जाने चाहिए। इसमें कुछ वज़रा हैं जिनका मैं खुसूसी जिक्र जरूर करना चाहूंगा, जिसमें हमाद अजहर साहब हैं, हमारे खुसरो बख्तियार साहब हैं। इन सब ने बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और चूंकि ये खुद बिजनेस बैकग्राउंड से हैं तो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि बिजनेसमैन का प्रॉब्लम क्या है।
पाकिस्तान में बिजनेसमैन का प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट जब कोई वादा करती है तो उस वादे से रिजाइल कर जाती है और उस वादे को अमली तौर पर 1-2-3 साल चलने नहीं देती। बिजनेसमैन अपनी सारी की सारी जो कॉस्ट है, जो अपनी सारी की सारी उसकी आउटपुट है, वो उस पर बेस कर लेता है। जब आपकी वो चीज विड्रॉ होती है, लेट से बिजली है, गैस है, पानी है, कुछ भी है, तो सारे का सारा ओवरऑल एम्फेसिस में फर्क ये आता है कि इन सब लोगों ने फाइनेंसिंग ली होती है फ्रॉम बैंक्स, स्टेट बैंक्स भी होते हैं और आपके प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं। वहां लैंडिंग में डिफॉल्ट करना शुरू होते हैं, इंडस्ट्री स्टिक होना शुरू होती है, इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू होती है, एक ओवरऑल उसका इन्फ्लक्स आपको नजर आता है। जब आप इन्हीं चीजों को कंसिस्टेंट रखते हैं, पॉलिसीज आपको पता हो कि ये पॉलिसीज रहेंगी, तो देन यू आर बाउंड टू गो राइट नॉट रॉन्ग। पाकिस्तान का अगर आप हिस्टोरिकली उठा के देखें, प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा ये रहा हुआ है कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स करवा ली, बाहर से लोगों को ले आए, बाद में आपने विड्रॉ कर लिया। जैसे कि अभी हमारा नेपरा भी एक कानून लाना चाह रहा था जिसमें यही की जा रही थी कि जिन जिन लोगों ने 10-10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की में लाइसेंसेस दिए हुए हैं, आप उन लाइसेंसेस को विड्रॉ करने लगे थे और ऑल्टर करने लगे थे। वो सुप्रीम कोर्ट में केस था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया और मकसद यही था कि आप अपने बिजनेस कम्युनिटी को या जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको सर्टेनिटी और कंटिन्यूटी दें, जो कि शहजाद साहब ने बात की, एंड आई थिंक वेरी पर्टिनेंटली सेड। ठीक है शहजाद, मजीद क्या चैलेंजेस आपको नजर आ रहे हैं इस सारे सिनेरियो में? क्या हर्डल्स हो सकती हैं जब हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं? पिछले साल भी रेट्स के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि हम बिजली के जो रेट्स जो वो कम कर दिए गए थे, कुछ इंसेंटिव्स दिए गए थे। मजीद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? गवर्नमेंट ने अहमद साहब ने बिल्कुल सही कहा और जिन लोगों का जिक्र किया, उन्होंने वज़ीर आज़म की क़यादत में बड़ा ज़बरदस्त काम यकीनन किया है और जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। अब जो बिजनेस कम्युनिटी है उनका एक बहुत बड़ा मुतालबा है, वो कहते हैं कि जी हमारे हम जो मुख्तलिफ जगहों पर टैक्सेस देते हैं उसको सिंप्लीफाई कर दें, डबल टैक्सेशन हो जाती है। मिसाल के तौर पे कॉटन इंडस्ट्री है, इस दफ़ा एक रैकेट हमने रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट किया क्योंकि हमारे पास उतना रॉ मटेरियल नहीं था कि हम एक्सपोर्ट के लिए, और बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसी इंपोर्ट कर रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। तो वो रॉ मटेरियल जब इंपोर्ट होके आता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी आपने देनी है, उसके बाद जब वो प्रोडक्ट बनेगी और जब बाहर जाएगी तो ऑब्वियसली आपने उस पर ड्यूटी पे करनी है। सो वो उनका मुतालबा ये है कि इसको बहुत सिंप्लीफाई करना चाहिए, इस पर उनको रिलैक्सेशन देनी चाहिए और खसूसन ऐसी जिसका मकसद हो कि वो आपकी एक्सपोर्ट को सप्लीमेंट करे, उसमें जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव देनी चाहिए। यकीनन हम नहीं कहते कि लग्जरी आइटम्स आ रहे हैं, कोई खाने पीने की ऐसी लग्जरी आइटम्स आ रहे हैं, चीज़ आ रही है या बहुत महंगी गाड़ियाँ आ रही हैं, नो कंसेशन, कोई उस पर रियायत ना दें, लेकिन ऐसी चीज़ कि जिसने आपकी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होना है। अब मिसाल के तौर पे आपकी जो कॉटन इंडस्ट्री में मशीनरी लगती है उसमें 110% जो है वो इजाफा हुआ है उसकी इंपोर्ट में इस 4 महीनों में। सो ऐसे आइटम्स पे यकीनन हुकूमत को दोबारा रिव्यू करना होगा और वो जो बात करते हैं कि कई जगह पे मल्टीपल प्लेसेस पे आपने जो टैक्स देना है उसको सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि जब हमारे एक्सपोर्टर्स कंपेटिटिव हो जाएंगे तो आप यहाँ से तो ठीक है कम पैसे आप टैक्स कलेक्ट करेंगे, लेकिन उसका फायदा ये होगा कि जो आपके डॉलर मुल्क में आने हैं उसकी तादाद आपकी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा अहमद, मैं आपकी तरफ आती हूँ। इससे पहले डिबेट बड़ी ज़बरदस्त हो रही है लेकिन मेरे पास टाइम चूँकि कम है तो मुझे दरमियान में रोकना पड़ता है। ये मुझे बताइएगा कि हम जॉब क्रिएशन की जो बात कर रहे थे, ये बड़ा एक अहम एंगल है, इस पर बात करने की ज़रूरत है। अगर हमारी इंडस्ट्री में बेहतरी आती है, हमारे मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों को जॉब्स भी मिल रही हैं, उनको रोज़गार देना हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत बार बार इस हवाले से इसका यादा भी करती है। अभी जो कुछ मेरे पास आदाद शुमार हैं, तकरीबन 1.3 मिलियन जो वर्कर्स हैं बताया जा रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जो वाबस्ता हैं, उसमें तकरीबन 10 लाख लोग तो फैसलाबाद के ही हैं और बाकी लोग जो हैं वो मुज़ाफ़ात के हैं, दीगर डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल जी, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी गवर्नमेंट के लिए हो सकता है और नॉट ओनली कि पीटीआई की गवर्नमेंट का ये वादा है, बट जिस तरह के मैंने स्टार्ट में कहा कि हुकूमत का नौकरियां देना जो है वो वैसे ही उनके ऊपर एक लाजिम है। आपने जॉब क्रिएशन करनी है, उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली गारंटी करता है। मैं चूंकि खुद फैसलाबाद से और इस वक्त बैठा हुआ भी फैसलाबाद से आपसे बात कर रहा हूँ, जब यहाँ पर खुशहाली होती है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोई चीजें बेहतर होती हैं, आपको ऑटोमेटिकली लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम की सिचुएशन में कमी नजर आती है। वरना जब आप वो डेली वेजेस को और उन लोगों को फारिग करते हैं तो वही लोग हैं जो लेफ्ट राइट जाके अपना रिस्क कमाने के लिए एंड देन दे रिजॉर्ट टू दीज इलीगल एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज। सो यस, इसका एक तरफ इम्पैक्ट नहीं है, इसका बहुत सारी जगहों पर इम्पैक्ट आता है और वो इम्पैक्ट आना बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं एक पॉइंट जो कंप्लीट जरूर करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की जो पोजीशन होती है ना, वो एक वादा करने की पोजीशन होती है। जब आपसे वादा किया जाता है तो आप उसकी बेसिस पर, जिस तरह लेट से घर में एक बड़ा है वो आके कहता है कि जी मैं इस महीने 10,000 रुपए लाऊंगा, आप उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर लेते हैं। अब अचानक वो कहे जी ये ले 5,000 और बाकी आप खुद करें, तो यू कांट डू इट। इसी तरह गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो एक
representations होती हैं to these businessmen. जब आप उनको overnight change करते हैं या उनको कोशिश करते हैं ऐसा just to make them conform with international policies, तो businessmen जो है उस बेचारे की बहुत बुरी situation हो जाती है. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान में इंपोर्ट की जा रही थी, खुद उसको प्रमोट किया गया, लोगों ने बेतहाशा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मंगवा ली. ओवरनाइट डिसीजन लिया गया जो कि अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, अल्लाह करे ना हो, कि जी अब हम उसको 50% रेगुलेटरी ड्यूटी लगाएंगे. ये कहाँ का इंसाफ है जी? कौन सी दुनिया में ऐसे होता है? अब लोग चूंकि उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया और किसी ने मिनिस्ट्रीज को ये बता दिया कि जी चूंकि ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है तो आप इसको टैक्स करते हैं. दिस इज हाउ यू डोंट डू इट. बेसिकली आप पहले बताते हैं कि अब हम टैक्स इस इंडस्ट्री को टैक्स करने लगे हैं या इस पर ड्यूटी लगाने लगे, लोग मंगवाना चाहे ना मंगवाना चाहे. इसी तरह बहुत सारी बेशतर इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आपको प्रमोट करने की जरूरत है. सही सही, बिल्कुल सही. नाज़रीन, टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले कर रहे हैं जो एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ी हैं, लेकिन इस सारी डिस्कशन में हम लोगों ने ये डिस्कस जो किया है इस वक्त, इसमें जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, एक तो उसकी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है ताकि आगे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करें, और कुछ इसको रिव्यू भी करने की ज़रूरत है. टैक्सेशन के हवाले से शहजाद ने बात की है और बड़े अहम पॉइंट्स जो हैं वो सामने आए हैं. इसके अलावा एक और टॉपिक है जिस पे हमें बात करनी है, सिंध गवर्नमेंट की कुछ परफॉर्मेंस के हवाले से हम बात करेंगे. नाजिम जोखियो केस, आप सब लोग इससे वाकिफ़ हैं. इसके पस मंज़र के बारे में आप जानते हैं कि किस तरह से नाजिम जोखियो ने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो वायरल हो गई कि किसी फॉरेनर ने या जो दीगर लोग थे वहाँ पे, आप ये कह सकते हैं कि जो हुकूमती वहाँ के जो लोग थे पीपल्स पार्टी के, वो उसमें शामिल थे. लेकिन वो वीडियो वायरल हो गई, फ्लोर का जो शिकार करते हुए उस वक्त ये वीडियो बनाई गई. उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया. फिर जाहिर है कि जिस तरह से होता है, हमेशा से हमने देखा कि केस ही रजिस्टर नहीं होता, ना FIR होती है. घर वालों ने बहुत ज़्यादा इस हवाले से किया, बाहर सड़कों पर भी आए, लोगों ने भी उनका साथ दिया. बहरहाल इसकी जो डेवलपमेंट हुई उसमें जाम अवैस जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और रिमांड भी ज़ाहिर हो गया. अब जो अफजल जोखियो हैं, जो मुद्दई हैं इस केस के, बड़े भाई हैं नाजिम जोखियो, उनकी तरफ से अब जो बताया गया है कोर्ट को कि जाम अब्दुल करीम, जो बड़े भाई हैं जाम अवैस को, उनका नाम वापस ले लिया जाए. यानी मुख्तलिफ हीलो बहानों से प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जा रही है. और ये हमेशा से होता है कि जो वडेरे जागीरदार जो हैं वो प्रेशराइज़ करते हैं लोगों को. इस सारे केस में भी हमें यही चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं. और न सिर्फ उनके घर वालों को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, बल्कि कभी उनको रकम देने की बात की जाती है, कुछ ना कुछ जो हीले बहाने हैं ताकि केस को किसी तरह से वापस ले लिया जाए. शहजाद, कितना बड़ा इम्तिहान है ये जुडिशरी का, हम सिंध गवर्नमेंट का एक टेस्ट केस इसको कहा जा सकता है कि लोग चूँकि इस केस के बारे में जानते भी हैं, इन्वॉल्व भी हैं, वीडियो भी वायरल हो गई. अब आगे किस तरह से ये केस आगे बढ़ेगा? पहली बात तो ये हम ये तय कर लें कि नाजिम जोखियो जिस पे तशद्दुद करके जिसको कत्ल किया गया बेदर्दी के साथ, उसकी जान चीफ मिनिस्टर सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलग अहदेदार जितने लोग हैं उनकी जान जो है वो बराबर है कानून की निगाह में. वो पाकिस्तान के उतने ही शहरी हैं जितना नाजिम जोखियो था. अब एक सीधा सा केस है कि उस शख्स ने रोका कुछ गैर मुल्की मेहमानों को कि भाई आप यहाँ शिकार ना करें, तिलोर का ये मना है यहाँ पे, या रिवायात के ख़िलाफ़ है, उस पर तशद्दुद किया. पीपल्स पार्टी के एक MPA साहब जो कि अरेस्ट हो चुके हैं, उनके एक बड़े भाई जो एक MNA हैं और ज़मानत पे हैं. पॉइंट इसके असूलन तो ये चाहिए था कि चीफ मिनिस्टर सिंध को फौरी तौर पे उन दोनों जो उनकी मेंबरशिप या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनकी मेंबरशिप सस्पेंड करनी चाहिए थी कि जब तक केस की तफ्तीश नहीं होती. पंसोता साहब बैठे हैं, वो यही कहते हैं कि मुल्जिम जो है वो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी और अदरवाइज. तो लेकिन उस वक्त तक वो इन्फ्लुएंस ना करते. अब जिस अंदाज से उसके भाई पर दबाव डाला गया, उसकी बेवा ने, उसकी वालदा ने जो कहा कि दबाव के तहत एक MNA का नाम, जो बड़े भाई हैं मेन एक्यूज्ड के, उसका नाम निकाला गया, तो साफ सायर होता है कि किस तरीके से ये वडेरे और जिस तरह ऑपरेट करते हैं वहाँ पे. उसका कसूर मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वो एक गरीब आदमी था बस, और इसके अलावा उसका कोई कसूर नहीं था. कोई बड़ा आदमी होता, बासर आदमी होता, तो ये माफ़ी मांगते घर जाके. उसका कसूर सिर्फ ये था मेरे ख्याल में. बैरिस्टर साहब, आप इस केस को कैसे देख रहे हैं कि अब अगर आज जाम अब्दुल करीम का नाम वापस लिया गया है, कल को जाम अवैस ना रिहा हो जाएगा अगर इसी तरह की सारी सिचुएशन रही? और ये प्रैक्टिस है, ये कोई नई बात नहीं है, हमारे यहाँ इसी तरह से होता है. पहली तो बात ये जी कि ये जो केस में सारा कुछ हुआ है ये सिंध स्पेसिफिक नहीं, पाकिस्तान स्पेसिफिक, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हर शहर, हर प्रोविंस में ये इशू एज इट इज जो है प्रेवलेंट है. और ये बहुत अफसोसनाक बात है. एज अ क्रिमिनल प्रैक्टिशनर मैं इस चीज को डेली बेसिस पर देखता हूँ. ऑफ कोर्स रूरल एरियाज में, जिस तरह सिंध के फार फ्लंग एरियाज हैं, उनमें ये चीज ज्यादा एग्जिस्ट करती है. अब जब हम इस वाकये को देखते हैं तो आपके सामने आता है कि इस किस्म की चीजें जब फिल्मों में देखी जाती थी तो कहा जाता था ये तो फिल्मों में होता है. ये आपके सामने अमली तौर पर हो रहा है.
और आप देखें, जिस चीज का मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है कि इन अरबियों को शिकार करने के चक्करों में सुप्रीम कोर्ट तक की जजमेंट्स हैं। कभी ये यहाँ पर तलोर मारने आते हैं, कभी ये कुछ मारने आते हैं। मतलब समझ से बाहर है कि इनको इतना एंटरटेन करना हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है। लेकिन ना हम सुप्रीम कोर्ट की मानने के लिए तैयार हैं। हमारे साबका फॉरेन मिनिस्टर साहब जाके इनको रिसीव करते थे, और हमारी गवर्नमेंट बेबस है इन अरबियों के आगे। ना कि बेबस है, बल्कि उनके, जिसे पंजाबी में कहते हैं, उलामा देने पर, उनको तंग करने पर उन्होंने इस शख्स को जाके टॉर्चर करके जान ले ली। मैं कहता हूँ ये शर्म का मुकाम है, नॉट ओनली फॉर सिंध बट पाकिस्तान और सिंध गवर्नमेंट के लिए तो बिलखसूस, जहां पर MIT और ग्रेजुएट उधर के बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के, और वो साइंटिस्ट बने हुए हैं इस चीज पर। उनसे बंदा पूछे कि कितना डिफिकल्ट है इस आदमी को विद इन 7 डेज, जो कि हमारे हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स भी कहते हैं कि आप सजा दें। हमारे सिंध के चीफ जस्टिस साहब क्यों नहीं इस बात पर जज को डायरेक्ट करते कि 7 डेज में इसका ट्रायल करें और इसको आप जो है ना करार वाकई सजा दें। साकिब निसार साहब पे हम सब बहुत कमेंट तो करते हैं। साकिब निसार साहब कुछ चीजों में तो बहुत अच्छे मुझे लगते हैं, वो करते यही थे ना कि 10-15 दिनों में ट्रायल खत्म करें, ताकि इस फैमिली को भी ये एहसास हो कि वो पाकिस्तानी है और इंसान है, जानवर नहीं है। और साथ साथ ये कि उनके ऊपर प्रेशराइज ना किया जाए। जितना क्रिमिनल केस पुराना होता जाता है, हमारे देहातों में मिसाल मशहूर होती है पंजाबी में कि उन्हें पेंडा करा के मारो, इवेंचुअली सारे के सारे लोग उसमें से निकलते जाते हैं। आप 7 दिन में ट्रायल करें, एविडेंस फ्रेश है, एंड सेट एन एग्जांपल कि कोई भी फ्यूडल लॉर्ड और वडेरा दोबारा ये करने की जरूरत ना कर सके। एक दफा मिसाल कायम कर दी जाए। लास्ट कमेंट जी, 2 इस वक्त वाकयात हुए हैं इंटरनेशनली, जो हम कहते हैं ना मवाजना करते हैं जदीद दुनिया, मजबूत इदारे। एक पाकिस्तानी अमेरिकन है, उन पर एक जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगा, उन्होंने अपनी कंपनी से इस्तीफा दे दिया क्योंकि इदारे मजबूत हैं, कवानीन है जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलियन टेस्ट कैप्टन, उन्होंने कई साल पहले कुछ गलत टेक्स्ट किए थे खातून को, उसकी बुनियाद पर उन्होंने बड़े हैवी हार्ट के साथ उन्होंने भी वहाँ से रिजाइन कर दिया। सो ये उसी जगह पे हो सकता है कि जहाँ पे आपके इदारे मजबूत हों और फौरी इंसाफ हो, तो फिर हम ये कहेंगे ना पाकिस्तान में भी कानून है, सारा कुछ है, सारा कुछ मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ जो है अमल दरामद की। अमल दरामद सबसे बड़ा इशू हमारा ये कवानीन तो बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा है। ये तो आप जी वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया। लास्ट लाइन जी, बहुत पढ़े लिखे ममालिक की बात की आपने। हमारे मुल्क में तो वजीर साहब कहते हैं मैं कौन सा ट्रेन चला रहा था, तो मैं क्यों रिजाइन करूं। बहुत शुक्रिया शहजाद रजा और बैरिस्टर अहमद पनसोता साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तलिफ अहम के हवाले से हम बात कर रहे थे, और कैपिटल व्यू में आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। इसके साथ ही नाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।